नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। आप पहुँच चुके हैं हमारे चैनल पर। आपको तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पर, यानी जो क्लास मैं अभी लेकर के आया हुआ तो व्याकरण का प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा और भी क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जैसे कि NTA नेट JRF पेपर 2 से यदि आप करना चाहते हैं हिंदी से, तो वह विशेष कक्षा हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ स्पेशल के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश के भी क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाइए वहां पर, देखिए आपको बहुत सारी अध्ययन सामग्री हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और थोड़ा सा आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको सपोर्ट करें। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके सहयोग के लिए तो सदा ही तत्पर रहे हैं। चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 23 है। इसके पहले क्लासेस आप ज़रूर देख लीजिए, ऐसा मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए। आप देख रहे हैं लेखपाल, पुलिस, छत्तीसगढ़ इंस्पेक्टर और SSC GD, इन सब की जो भर्तियाँ हैं वो लगातार आने वाली हैं या आ रही हैं, कुछ के पेपर हो रहे हैं, तो उन सब की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, जिस जिस परीक्षा में आपकी हिंदी आता है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए हम देखते हैं। अब आप बताइए, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पर हिंदी में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? ये कैसा प्रश्न है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। जी हाँ मित्र, बहुत सही प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन नहीं, भ्रमित नहीं होना है आपको। आप जवाब दीजिए कि हिंदी में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 7 या फिर 4? तो मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी में वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। यानी कौन कौन से? पहला तो आपका हो जाएगा स्वर, उसके बाद हो जाता है आपका व्यंजन। आप जानते हैं स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है। हम पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। हिंदी कौन सी भाषा है? संयोगात्मक भाषा है, रचनात्मक है या फिर वियोगात्मक है? तो यहाँ पर आपको जो सही जवाब देना होगा वह हो जाएगा कि हिंदी वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक कैसे? थोड़ा सा हम संयोगात्मक और वियोगात्मक के बारे में जानते हैं। संयोगात्मक वह भाषा है जो शब्दकोश का निर्माण अपनी ही में, जो शब्दकोश का निर्माण होता है उससे वह अपनी ही भाषा को बढ़ाती है। अलग भाषा के शब्द उसमें शामिल नहीं हो सकते। यदि आप विशेष अर्थ में समझें तो जिस भाषा में अलग भाषा के शब्द शामिल ना हो सके वह आपका हो जाता है संयोगात्मक, और जिस भाषा में अलग भाषा के भी शब्द शामिल हो जाएं और वह उसी के जैसे लगे वह आपका हो जाता है वियोगात्मक। तो हिंदी में आप देखते होंगे कि आपको इसमें संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे, अरबी के, फारसी के, और कुछ कुछ तो अंग्रेजी के शब्द भी इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि जैसे लगता है वो हिंदी के ही हैं। तो हिंदी आपको जो है वियोगात्मक भाषा है, और जबकि संस्कृत, प्राकृत और पाली ये सब जो है वो संयोगात्मक भाषा है। अब आप जहाँ पर जवाब दीजिए कि वर्ड के दाहिने से लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी है? जी हाँ मित्रों, वर्ड के दाहिने से लगने वाली मात्राओं की संख्या 4, 6, 5, 7 कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है, वर्ड के दाहिने से लगने वाली मात्राओं की जो संख्या है वो 4 है। 4 मात्रा कौन कौन सी है? आ, देखिए यहाँ पे इसको, बड़ी ई, उसके बाद ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये 4 मात्राएं ऐसी हैं जो किसी भी व्यंजन या स्वर में दाहिने तरफ से लगाई जाती हैं। इसके अलावा बाएं तरफ से भी होता है। तो बाएं तरफ से लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी है? आप लगे हाथ इसको भी जान लीजिए। बाएं तरफ से लगने वाली मात्राओं की संख्या एक ही है, इकलौती है, छोटी ई। और वर्ड के ऊपर से लगने वाली जो मात्राएं हैं उनकी संख्या 2 है, ए और ऐ। और नीचे से लगने वाली मात्राओं की संख्या 3 है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा नया भी है, आप इसे ज़रूर समझ लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपको यहाँ बताना है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, या 8 के होते हैं, या फिर 3 के होते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो स्वरों का वर्गीकरण तो 5 प्रकार से किया गया। लेकिन 5 प्रकार वो कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ, फिर हम समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर होते हैं। तो 5 जो आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया, पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तीसरा है जिह्वा के आधार पर, और चौथा है मुख के आधार पर, और 5वां होठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यह है तो हम उत्पत्ति के आधार पर जो वर्णन करते हैं, यहाँ पर जो वर्गीकरण करते हैं स्वर का, उसमें पहला आपका हो जाता है ह्रस्व, ह्रस्व हो जाता है, और दूसरा हो जाता है दीर्घ, समझते चलिए आप इसको। और तीसरा आपका हो जाएगा संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जो 2 स्वरों से मिलकर के जिनका निर्माण हुआ है वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त तीनों हो गए। अब ह्रस्व में आपका आता है छोटा छोटा अ, छोटी ई, उ, और दीर्घ में आ जाएगा आपका आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई और ओ, और संयुक्त स्वर में आ जाएगा ए, ऐ, ओ
और औ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रकम्पित व्यंजन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बताइए प्रकम्पित, और हाँ इसी प्रकम्पित को ही लुंठित भी कहा जाता है। कुछ याद आया आपको? इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट, तो उसमें ज़रूर आपको ये प्रश्न मिला होगा, प्रकम्पित और लुंठित। ये देखिए आप, थोड़ा सा आपको चकमा देने वाला प्रश्न है ये, लेकिन आप किसी के चकमे में मत आइए, आप हमारे चैनल पर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें। आप बताइए प्रकम्पित या लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? रा को, ला को, या को, या फिर शा से? तो कहा जाता है यह ला को। प्रकम्पित और लुंठित व्यंजन कहा जाता है रा को। रा, जब आप रा को बोलते हैं तो थोड़ा सा झनकार आपके जीवा में उत्पन्न होता है, और इसी को झनकार को ही प्रकम्पन या कंपन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्वर तंत्रीय व्यंजन किसे कहा जाता है? यानी ऐसे व्यंजन जो स्वर तंत्र के माध्यम से बोला जाता है, और स्वर तंत्र को भी काकल्य कहा जाता है, यानी इसे काकल्य भी कहा जाता है। शा को, या को, हा को, या फिर पा को, तो यह कहा जाता है हा को। हा को स्वर तंत्रीय व्यंजन कहा जाता है। और कांकल्य, देखिए कांकल्य, इसे आप नोट्स में अपने ऐड कर लीजिए। कांकल्य स्वर तंत्रीय व्यंजन कहा जाता है, किसको? हा को कहा जाता है, इसी का नाम कांकल्य भी है। अब हम देखेंगे आगे का प्रश्न, बहुत ही शानदार है। अब आप बताइए शा, शा को क्या कहा जाता है? शा क्या है? अघोष है, सघोष है, या फिर इनमें से दोनों है? क्या है? तो नाद के आधार पर, नाद या आवाज़ के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया दो भागों में, एक तो अघोष, दूसरा सघोष में किया गया। यानी अघोष यानी का मतलब होता है जिसमें झनकार नहीं होता, और सघोष यानी जिसमें कि झनकार होता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा, पहला दूसरा यानी हर वर्ड का पहला दूसरा और तीनों सा, स ख श, ये अघोष हैं। उसके अलावा जितने बच जाते हैं वो आपके सघोष हैं। एक बार फिर से आप देखिए, यानी आप देखेंगे पहला दूसरा, यानी आप समझ लीजिए कि शॉर्ट में याद करें तो 12 और सकार। सकार यानी संस्कृत में क्या होता है, का अगर बोलना होगा तो ककार कहेंगे, शा होगा सकार कहेंगे, रा होगा तो रकार कहेंगे। तो इस सकार में आपको तीनों सा आ जाएंगे, यानी आप कोड वर्ड में याद कर लीजिए। यानी पंचम, पाँचों जो वर्ग हैं आपका, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन पांचों वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वह, और तीनों सा, ये सभी जो है वो अघोष हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं वह क्या है आपके? सघोष। स्पष्ट हुआ आपको? अगर आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए यूट्यूब के, और वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए बताइए अब आप उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? उच्छिप्त, जी हाँ मित्रों, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? यहाँ पर ये ई नहीं है बल्कि ये अड़ा है। अड़ा जानते हैं, डा लिखिए और डा के नीचे एक बिंदी बना दीजिए, ये ऐसे, ये ला। तो आप देखिए ड़ा और ड़ा, इन दोनों को कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन, दोनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहा जाता है? दंतोष्ठ तो आपने सूत्र पढ़ा होगा हमारे चैनल पर, कंठ, ऐ दै तो कंठ तालु, ऐ दै तो यानी ए ऐ जो है कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा औ कंठोष्ठ, औ द तो कंठोष्ठ, और दंतोष्ठ जो है आपका वाह है, यानी वाह का जो उच्चारण है वह दांत और ओठों के मिलने से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है उसे क्या कहेंगे आप? संयुक्त व्यंजन कहेंगे, समास कहेंगे, संधि कहेंगे, या फिर आप उपरोक्त सभी कह देंगे? जी हाँ मित्रों, उपरोक्त सभी कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। संयुक्त व्यंजन ये है नहीं, समास से हो नहीं सकता, ये संधि है। यानी वर्णों के मेल से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है संधि। हम देखेंगे मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मत धन एक होगा, मता धन एक होगा, मताक धन या होगा, या फिर मतय धन क्या होगा? आप इसका जवाब दीजिए कि इसमें चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से सही जवाब क्या होगा। मतैक्य का संधि विच्छेद क्या है? तो मतैक्य का संधि विच्छेद जो है वह मत धन एक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ए सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और लगातार देखते रहेंगे कि कामता प्रसाद गुरु, आप जानते हैं हिंदी के महान व्याकरण हैं कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं?
कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं? 4 माने हैं, 5 माने हैं, 3 माने हैं, 7 माने हैं। मित्रों, कामता प्रसाद गुरु ने सिर्फ 3 भेद माने हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे तो आप 3 बताएंगे, और सिर्फ ऐसे पूछ ले संज्ञा कितने भेद हैं तो आप 5 बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर आपको सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु ने कौन कौन से 3 संज्ञा के भेद माने? पहला इन्होंने मान लिया जातिवाचक, और दूसरा मान लिया व्यक्तिवाचक, और तीसरा मान लिया भाववाचक। इसके अलावा उन्होंने संज्ञा का कोई भेद नहीं बताया है। सिर्फ 3 ही माने हैं। लेकिन आप जानते हैं इसके अलावा द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी संज्ञा के भेद होते हैं, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के भेद पूछा जाए तो आप 5 भेद उसका जवाब दीजिएगा। किसी प्रकार की आपको कोई गलती नहीं करनी है। समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम हैं आपको पढ़वाने के लिए, पढ़ाएंगे जरूर। आप बताइए, खिलवाया किस प्रकार की क्रिया है? क्रिया पूछ रहा भी आपसे। खिलवाया प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक है, संयुक्त है, या फिर नाम धातु है? तो ये जो खिलवाया है यह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। यानी कोई कार्य जब किसी से करवाया जाए, खिलवाया जाए, पढ़वाया जाए, चलवाया जाए, सुलवाया जाए, इस प्रकार की जो क्रिया होगी, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करके, यानी स्वयं कोई कार्य ना करे, बल्कि किसी दूसरे से कार्य करवाने की इच्छा करे, यानी किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करे, तब वहाँ पर हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। स्पष्ट हुआ? हम आगे बढ़ेंगे और देखते चलेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। आप बताइए, यानी प्रयोग यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के प्रयोग के आधार पर 2 भेद हो जाते हैं। पहला कौन सा? आपका हो जाएगा अकर्मक, अकर्मक, और दूसरा हो जाएगा आपका सकर्मक, यानी अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म ना हो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, यानी जो कार्य कर्ता करता है उसका परिणाम या फल जो होता है वो स्वयं खुद को ही प्राप्त हो, उस कर्ता को ही मिले, तब वहाँ पर हो जाता है आपका अकर्मक। यानी जैसे चिड़िया उड़ती है, सीता जाती है, पंकज दौड़ता है, इस प्रकार। लेकिन सकर्मक में क्या होगा कि जो कार्य होगा, यानी जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों विद्यमान हो, वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी सीता आम खाती है, क्या खाती है? आम खाती है। यहाँ पर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। दीप्ति बहुत बुद्धिमान लड़की है। दीप्ति बहुत बुद्धिमान लड़की है, वाक्य में आपको विशेषण की पहचान करनी है। बताइए आप कौन सा विशेषण है ये? यानी इसमें जो पूरा वाक्य है इसमें प्राविशेषण कौन सा है? बताइए। प्राविशेषण, प्राविशेषण जानते हैं आप? विशेषण तो उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहेंगे। लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषण के भी विशेषण बताए, विशेषण का भी विशेषण बताए, उसे आप कह देंगे प्राविशेषण। तो इसमें क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाए बहुत। यानी ये जो दीप्ति है ये बुद्धिमान है। ये पहली बात तो लड़की है, और लड़की की विशेषता बता रहा है बुद्धिमान, लेकिन इस बुद्धिमान की भी विशेषता क्या है? बहुत। तो यह हो गया, ये विशेषण होगा और यह इसका प्राविशेषण हो गया। यानी कि इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दीप्ति बहुत बुद्धिमान लड़की है। यह इसके बहुत जो है विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? आप हमें इसका जवाब दीजिए। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? और किसी प्रकार की कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने कई बार इसको हल करवाया है। अव्यय के प्रकार 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 8 होते हैं। तो अव्यय के जो प्रकार है वह 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा हो जाएगा संबंध, क्रिया के बाद क्या होगा? संबंध, उसके बाद हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक, संबंध के बाद समुच्चय, फिर हो जाएगा आपका विस्मय बोधक, समुच्चय विस्मय। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं पर ऑप्शन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर जो सी है यानी आप 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर दिया गया है, अव्यय के 4 भेद हैं और यह सही है। मैंने आपको बता दिया वे भेद भी कौन कौन से हैं। सीता खाना बनाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? सीता क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो आप बताइए इसमें कौन सा कारक है? इसमें आपका कारक है ए, कर्ता कारक, यानी सारा कार्य जो है वो सीता पर ही निर्भर कर रहा है। यानी जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो तथा उस कार्य को करने वाले की सूचना मिले, वही कार्य करने वाला कर्ता कह रहा है, जो उस कार्य को कर रहा है, वहाँ पर कर्ता कारक होगा। यानी आप देखेंगे कि
वाक्य में कारक तो जो होते हैं वो कितने कितने कारक होते हैं? मैंने आपको बताया संस्कृत में 6 होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। तो कर्ता कारक यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो कर्ता कारक, जिसमें कर्म की प्रधानता हो कर्म कारक, और जिसमें करण की प्रधानता हो करण कारक। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पदों की प्रधानता के आधार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार को कंफ्यूज करने वाला है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार परीक्षा में पूछा गया पदों की प्रधानता, इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। किस पर? पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 भेद हैं या फिर 6 भेद हैं? तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम जानते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला है यानी प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद किसमें प्रधान होता है? इसका जवाब आप देंगे। उसका हो जाएगा द्वितीय पद प्रधान, उसके बाद हो जाएगा दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान। यही इसके 4 विशेषता है। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे आप जो है तो वह उसमें 3 होते हैं। और सामान्य तौर पे आप जानते हैं समास के भेद सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए तो अच्छा प्रकार बताएंगे। अब तक दादा, इसका सूत्र है, कौन का सूत्र है? बहुत पुराना सूत्र है, मेरी मैम ने बताया तो मैं आपको बताती हूँ। अब तक दादा, ऐसे आप याद कर लीजिए इसको। आ से हो गया बेभाव समास, बा से हो गया बहुब्रीहि, ता से हो गया तत्पुरुष, का से हो गया कर्मधारय और एक दा से होगा द्वंद्व, एक दा से हो गया तिगु। यह है समास के भेद। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर आपसे पूछे तो इसमें आपको बताएंगे कि 4 होते हैं। जैसे आकर जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें आपको दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि जो अन्य पद यानी तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। आप देख रहे हो अर्थ नहीं निकलता है ना। आपने कह दिया लंबोदर, तो लंबोदर किसी और के लिए यहाँ पर संबोधित हो रहा है ना। तो इस प्रकार से आपका होता है, यानी प्रथम पद प्रधानता के आधार पर द्वितीय पद, और जिसमें दोनों प्रधान, जिसमें दोनों अप्रधान। अब आप बताइए पद बंध कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम से आपको परेशान करने वाला थोड़ा सा प्रश्न, जिसे आप कहेंगे थोड़ा सा कठिन प्रश्न मैंने शामिल किया इसमें। अब बताइए पद बंध कितने प्रकार के होते हैं? पद बंध के जो प्रकार हैं वह 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो पद बंध के प्रकार तो देखेंगे आपके 5 होते हैं। कौन कौन से? अब इसे भी जान लेना आवश्यक हो जाता है। 5 कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध, उसके बाद होगा आपका सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम, फिर हो जाएगा क्रिया पदबंध, उसके बाद हो जाएगा विशेषण पदबंध, फिर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध क्या है? जब किसी वाक्य में कुछ शब्द मिलकर वही काम करे जो एक अकेला शब्द करे तो वह शब्द समूह ही पदबंध कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 20 ही प्रश्न खत्म थे। मैं पढ़ाने में इतनी खो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि आपके 20 प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुके हैं। और कैसी लगी आपको ये क्लास आप ज़रूर बताइएगा। बहुत ही शानदार क्लासेस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। आप देखेंगे कि नेट JRF के लिए स्पेशल क्लास हिंदी से तो चल ही रही है, उसके अलावा संविधान, कंप्यूटर, भूगोल, अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, 1857 संग्राम, क्रांति जो थी, गुलाम वंश, सामान्य विज्ञान के, और उसके अलावा इंग्लिश की भी क्लासेस चलाएगी। यानी जो भी क्लासेस आपकी परीक्षा में शामिल होती हैं वो सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार क्लासेस आप ज़रूर देखें। तो मित्रों थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए हमें, और एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक बहुत ही शानदार जानदार और दमदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और अपने घर का देखभाल भी करते रहिए। आप जिस लायक हो गए हैं वो जिम्मेदारी जितनी जल्दी आप उठा लो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। तो अब आप ये नहीं है कि आप 8 बजे तक सोते रहे, माँ बाप सारे कार्य करते रहें, उधर भी आपको अपने दायित्व का ख्याल बराबर रखते हुए चलते रहना, अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।